हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस का एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्वल साइंस पेपर नंबर 3। इससे पहले मैंने आप लोगों को मार्वल का पेपर नंबर 1 और 2 भी करवाया था। साथ साथ में हमने कंप्लीट गाला पेपर, खास करके साइंस के पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। उस सब की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच विल बी। तो रेड लिटमस ब्लू जो है, ये काम होता है बेसिस का, और बेसिस की पीएच वैल्यू होती है मोर देन 7। हमारे पास ऑप्शन डी में 10 गिवन है, दैट इज मोर देन 7। हम टिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। फिर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में C2H6 है। यहाँ पे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जहां पे भी हमने ये डैश बनाया है, बॉन्ड बनाया है, वहां पे H आएगा। अब हमें यहाँ पे अगर कोवालेंट बॉन्ड को काउंट करना है तो आप काउंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे 7 कोवालेंट बॉन्ड बनते हैं। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। फिर थर्ड के अंदर पूछा है, ह्यूमंस हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन के काम में आता है, जिसको हम लंग्स कहते हैं। वो लंग्स के अंदर एक पार्ट होता है जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है, जिसको एयर सैक भी कहते हैं, जो हमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है। फोर्थ नंबर फिजिक्स का क्वेश्चन है, टू कंडक्टर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव द सेम लेंथ एंड डायमीटर। हमारे पास दो कंडक्टर है, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है और सेम डायमीटर है। फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले उसको सीरीज में रखा। अब आप समझना, सीरीज में रखने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमें पूछा है पैरेलल में रखा है, विथ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड द हीट जनरेटेड इन पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन। हमें पैरेलल रेशियो सीरीज, उसका हमें हीट जनरेशन निकालना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन में ज्यादा हीट जनरेट होती है, मतलब सीरीज वाले के लिए जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज उसके लिए जो सीरीज वाला नंबर है रेशियो का, वो छोटा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 1:2 आना चाहिए या तो 1:4। तो हीट जनरेशन का फॉर्मूला होता है V²/R। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सीरीज कनेक्शन में, हाँ, यहाँ पे हीट जनरेट ज्यादा होती है, वो आप लोगों को पता ही है। दैट मीन्स यहाँ पे रेशियो जो है वो बड़ा हो जाएगा, और रेशियो बड़ा हो जाएगा मतलब कि ऑप्शन सी। इस तरीके से भी आप गैस वर्क कर सकते हो। ये आप लोगों का एमसीक्यू का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर भी गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें पूछा है, लेट द पावर ऑफ द लेंस बी पी एंड फोकल लेंथ बी एफ। हमें पावर p और फोकल लेंथ f गिवन है। फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू 1/f। तो मैं अगर p और f को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 1। तो f इंटू पी इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। फिर पूछा है, विच इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग अ रेनबो। रेनबो कौन से पर्टिकुलर इवेंट से बनता है, तो रिफ्रैक्शन भी होता है। ये डिफ्रैक्शन की जगह पे हम डिस्पर्जन लिख सकते हैं, बिकॉज वो वर्ड हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है। और इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स ए बी और सी तीनों करेक्ट है। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। फिर है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ब्यूटेनॉल इज अ 4 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ अ रिएक्टिव ग्रुप। आप नोटिस करोगे तो पीछे ऑल आता है। ऑल क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। देखो एल्कोहल के पीछे भी ऑल आता है, दैट मीन्स हम यहाँ पे टिक करेंगे ब्यूटेनॉल। एन इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर बाउंड इनटू अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल इज कॉल्ड डैश। एक हमारे पास इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर है, अगर हम उसको सिलिंड्रिकल कॉइल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। नाइन्थ नंबर में पूछा है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी।
तो टोटल 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू जनरेशन इज, यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, इसका करेक्ट आंसर आएगा जाइगोट, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पूछा है डैश लेंस इज थिकर नियर द एजेस देन इट्स सेंटर, मतलब कि ये वाला लेंस हमें पूछा है कि जो एजेस पे थिक है और सेंटर में थिन रहता है, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, हम यहाँ पे वो वाला आंसर लिख देंगे। फिर 12th नंबर में पूछा है सिल्वर ऑब्जेक्ट्स टर्न टू ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, जो सिल्वर है उसका कलर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, उसके लिए कौन सा रीजन यहाँ पे एप्लीकेबल है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो लेयर क्यों किसकी बनती है वो हमें पूछा है, तो वो लेयर बनती है सिल्वर सल्फाइड की Ag2S, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये इसका आंसर याद रखो। फिर पूछा है आयोडीन इज अ लस्चरस मेटल, आयोडीन एक नॉन मेटल होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। फिर पूछा है कॉपर टी इज अ मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये आपको पता ही है, ट्रू होगा। द लेंस ऑफ द आई फॉर्म्स एंड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना, जो लेंस है वो रेटिना के ऊपर वर्चुअल और इन्वर्टेड बनाता है, गलत है क्योंकि वो रियल और इन्वर्टेड बनाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। फिर पूछा है द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर जर्मन वर्ड पोटेंशियल विच मीन्स मेजरमेंट, ये भी फॉल्स है क्योंकि पोटेंस जो वर्ड है वो उसका मतलब। फिर पूछा है नेम द एग्जीक्यूटिव ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो हम हमारा आंसर यहाँ पे लिखें। 18 में पूछा है अ स्टडी फाउंड दैट द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लाइट कलर्ड आईज ऑल्सो हैव लाइट कलर्ड आईज, मतलब कि अगर पेरेंट की लाइट कलर की आईज है तो वहां पे जो उसका चाइल्ड है उसकी भी लाइट कलर की आईज है। बेस्ड ऑन दैट कैन वी से दैट वेदर द ट्रेट ऑफ लाइट कलर आई ऑफ आईज इज डोमिनेंट और रिसेसिव, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो डोमिनेंट ट्रेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, इसको रिसेसिव ट्रेट भी कह सकते हैं। विच कलर हैज द फास्टेस्ट वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो रेड कलर की जो पर्टिकुलर लाइट होती है उसकी फास्टेस्ट वेलोसिटी होती है, इसलिए उसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। फिर पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम्ब में आएंगे, तो हम यहाँ पे Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q की जगह पे हमें 1 लेना है और E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 का पावर -19, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18, मतलब कि 1 कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते। नेक्स्ट हमें मैच द फॉलोइंग करना है। इंसुलिन कौन सी पर्टिकुलर मान लो कि कोई इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन सी पर्टिकुलर डिजीजेस को ट्रीट करने के काम में आता है, आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज, और वैसे ही थायरॉक्सिन जो है वो गोइटर। साथ साथ में हमें नेक्स्ट पूछा है डेड ईटर, उसके लिए हम लिखेंगे डिसइंफेक्टेंट, और कार्निवोरस जो है वो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। इस तरीके से हमने सेक्शन E को फिनिश किया। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन B, जिसके अंदर हमें कोई भी 9 क्वेश्चन करने हैं। 25th में पूछा है हमें राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोसेस इन ईच केस। फर्स्ट रिएक्शन में हमें पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है KBr, उसको रिएक्ट करवाना है बेरियम आयोडाइड मतलब कि BaI2 से, जिससे हमें मिलेगा पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki और बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2। पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, हमें यहाँ पे I2 दिखाई दे रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए हम राइट साइड पे सबसे पहले 2 लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो ये 2 जो है वो K के साथ भी काउंट होता है, उसको बैलेंस करने के लिए भी हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब आप लोग नोटिस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स और राइट हैंड साइड के जो एटम्स हैं वो सेम हो चुके हैं। अब ये कौन सी प्रोसेस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है
वो एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि इसका जो पोटेशियम जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव आयोडीन के साथ, और जो बेरियम पॉजिटिव होता है वो इसके नेगेटिव ब्रोमीन के साथ। तो जब ऐसे आयन का एक्सचेंज होता है तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमें पूछा है जिंक कार्बोनेट, मतलब कि ZnCO3, ये कन्वर्ट होता है जिंक ऑक्साइड और CO2 में। आप यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करोगे तो यहाँ पे सेम आ रहे हैं सारे के सारे। दैट मीन्स ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुका है हमारा। यहाँ पे एक सब्सटेंस डीकम्पोज हो रहा है इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट, तो इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप लोग इसका आंसर लिख देना डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमें पूछा है कंपाउंड X एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। एक कंपाउंड X है और एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए। कौन सा ये कंपाउंड X है? तो उसको कहा जाता है आयरन ऑक्साइड। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो Fe2O3 उसको हम कहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाय व्हाट नेम इज दिस प्रोसेस नोन? ये प्रोसेस को कहा जाता है थर्माइट रिएक्शन। ये भी आप लोगों को याद रखना है। साथ साथ में राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस प्रोसेस। तो केमिकल इक्वेशन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एनर्जी स्टोर होती है, रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं, रेस्पिरेशन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है, रेस्पिरेशन के लिए लाइट जरूरी नहीं है। टोटल 6 मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखा है। आपके लिए तो 3 भी सफिशिएंट है, बिकॉज ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। अब पूछा है हाउ बाइनरी फिजन इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और ये मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है, हमें ये बताना है। तो बाइनरी फिजन में एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, जबकि मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल जो है वो बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड होता है। इन दोनों पर्टिकुलर फिजन के लिए फेवरेबल कंडीशंस होगी तो ही वो पर्टिकुलर फिजन होगा। अब पूछा है हाउ इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए केप्ट कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों कांस्टेंट रहते हैं फ्रॉम 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन? उस प्रोसेस के लिए जो मेथड रिस्पॉन्सिबल है उसको कहा जाता है मियोसिस। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस जो है उनमें जब मियोसिस होता है तो वहां पे टोटल हमेशा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। कोई भी जनरेशन में अगर आप काउंट करोगे तो हमेशा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। दैट मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है और वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्कैटरिंग का मतलब होता है जब भी लाइट किसी भी पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट होके री रेडिएट होती है या तो अपना पाथ चेंज करती है, उस चीज को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है साइज ऑफ द पार्टिकल के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा क्लीन है, पॉल्यूशन नहीं है, तो उस केस में हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही फाइन यानी कि स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होंगे। जब स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं तो उसके ऊपर जब सनलाइट इंसिडेंट होगी तो स्मॉलर वेवलेंथ वाली जो पर्टिकुलर लाइट है वो स्कैटर होगी यानी कि स्प्रेड होगी। दैट मीन्स जब पॉल्यूशन नहीं होता तो स्काई का कलर हमें ब्लू दिखाई देता। अगर मान लो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ज्यादा है
तो उस केस में पार्टिकल्स की साइज एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करेगा। साथ साथ में अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल। हमें पूछा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब, हमें लाइट बल्ब का रेजिस्टेंस दिया है 1200 ओम और उसका वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। हमें करंट निकालना है। सिंपल हम ओम्स लॉ का यूज करें तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू बनेगा V अपॉन आर, तो 220 डिवाइड बाई 1200। अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करें 22 डिवाइड बाई 120 तो उस केस में हमारा आंसर आएगा 0.18 सेकेंड। हमें पूछा है हाउ मच करंट, वापिस से करंट हमें निकालना है। अगर रेजिस्टेंस है 100 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, तो अगेन आई निकालना है तो V अपॉन आर करेंगे। 220 डिवाइड बाई 100 मतलब कि 2.2 एम्पियर आएगा। ये आप लोगों का थर्ड नंबर का सॉल्व्ड एग्जांपल है टेक्स्ट बुक। अब हमें पूछा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग द सेल्स इन पैरेलल रेदर देन इन सीरीज विद द बैटरी, मतलब कि पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेजेस बताने हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में जो फर्स्ट एडवांटेज ये मिलता है कि जितने भी डिवाइसेस हमने कनेक्ट किए हैं उन सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि सेपरेट डिवाइसेस को हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं पैरेलल के अंदर। अगर हम उसको सीरीज में करेंगे तो अगर हमने एक बार स्विच ऑफ किया तो सारे ऑफ हो जाएंगे, स्विच ऑन किया तो सारे ऑन हो जाएंगे। पैरेलल कनेक्शन में ये एडवांटेज होता है, इसलिए हमारे घर में पैरेलल कनेक्शन को रखा जाता है। जब हमें कोई पर्टिकुलर डिवाइस ऑन करना होता है तो हम उसको ऑन कर सकते हैं, उस टाइम पे घर के सारे डिवाइसेस ऑन नहीं होते। थर्ड एडवांटेज क्या होता है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है पैरेलल कनेक्शन के। और साथ साथ में मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस डैमेज हो जाता है तो उसका इफेक्ट दूसरे डिवाइसेस के ऊपर नहीं आता। अगेन एक न्यूमेरिकल आया, एन इलेक्ट्रिक ओवन विथ पावर रेटिंग, हमें एक इलेक्ट्रिक ओवन का पावर रेटिंग गिवन है 2 किलोवाट मतलब कि 2000 वाट। उसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट विथ अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। अब ये चीज समझना, करंट रेटिंग का मतलब क्या हुआ, हमें फ्यूज का साइज गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वहां पे फ्यूज मेल्ट हो जाए। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे ये चेक करना है कि करंट इसमें से कितना पास होने वाला है ओवन में से। अगर ओवन में 5 एम्पियर से ज्यादा करंट जा रहा है तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। वही चीज हमें यहाँ पे आंसर में प्रूव करनी है। अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जा रहा तो फ्यूज मेल्ट नहीं होगा। इस चीज को हम कहते हैं करंट रेटिंग। अगर हमें यहाँ पे करंट निकालना है तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू IV, और मैं अगर I को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो बनेगा हमारा P अपॉन V। P हमें गिवन है 2000, V गिवन है 220। इसको सॉल्व करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा आप लोगों का, 9.1 भी आ सकता है। ठीक है, अब आपको यहां से ये पता चलेगा कि करंट की वैल्यू जो है वो 5 एम्पियर से ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्यूज विल मेल्ट बिकॉज इट्स वैल्यू मीन्स करंट वैल्यू इज मोर देन फ्यूज रेटिंग। नेक्स्ट पूछा है व्हाई देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम ऑलवेज इन वन वे। ये हमने गाला पेपर में भी सॉल्व किया था कि एनर्जी जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। दैट मीन्स सबसे पहले एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर के पास आती है फ्रॉम सनलाइट, फिर प्रोड्यूसर के बाद जाती है प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज हर्बीवोरस के पास, हर्बीवोरस से आगे जाती है वो कार्निवोरस के पास। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ही हमेशा एनर्जी फ्लो होती है।
फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई कार्निवोरस एनिमल को हर्बीवोरस एनिमल खा जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि वन वे में ही एनर्जी ट्रांसमिट होती है या ट्रांसफर होती है। गार्बेज क्या होता है और उसके टाइप्स बताने हैं। तो गार्बेज आपको पता है कि वेस्ट होता है, और वो जो वेस्ट है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको हम मैन्योर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम मैन्योर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में किस तरीके से सर्कुलेट होती है सब्सटेंसेस। तो वहां पे जाइलम एंड फ्लोएम ऐसे दो टिश्यूज होते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना और मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। साथ साथ में जो फ्लोएम का काम होता है वो होता है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस तरीके से प्लांट्स में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। फिर हमें लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का पूछा है, राइट टू मेथड्स टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग मैग्नेट, और सेकेंड हो सकता है यूजिंग करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि जब भी करंट पास होता है कोई कंडक्टर में से तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये हमें बताया था हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेक्शन बी फिनिश किया। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन सी, जिसमें हमें एनी 6 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, राइट अबाउट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन लाइम एंड वाटर। लाइम का मतलब यहाँ पे है क्विक लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द वॉल्स विथ अ फॉर्म्ड सब्सटेंस बाय गिविंग एन इक्वेशन। तो जब भी क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में वहां पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर कहा जाता है। वो लाइम वाटर एनवायरमेंट में प्रेजेंट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उस केस में वहां पे व्हाइट कलर की कोटिंग बन जाती है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन आपको यहाँ पे लास्ट में गिवन है कि जब भी CaOH ट्वाइस CO2 के साथ हम रिएक्ट करेगा तो CaCO3 और H2O का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, नेम A, B and C डिफरेंटली, प्लेस आयरन नील्स इन ऑल 3 ट्यूब्स। ठीक है, एड सम वाटर टू ट्यूब A एंड कवर द ट्यूब। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, एक A वाली है, दूसरी B वाली है और थर्ड है C वाली। तीनों के अंदर हमें आयरन के नील को रखना है। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर को रखा और उसको कवर कर दिया। सेकंड के अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर और ऑयल को रखा, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास है ऑयल और वाटर। और थर्ड के अंदर हमने रखा कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस, मतलब कि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। आफ्टर फ्यू डेज ऑब्जर्व द प्रोसेस इन ऑल द 3 ट्यूब्स एंड गिव रीजन इन टर्म्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या होगा जब हम ये 3 टेस्ट ट्यूब में आयरन के नील को रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब नंबर A में आयरन की नील कांटेक्ट में आने वाली है वाटर के साथ, साथ साथ में एयर के साथ। ऑल्दो उसको हमने क्लोज करके रखा है लेकिन उसके अंदर एयर ट्रैप्ड होगी। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कोरोजन होगा। ये चीज याद रखनी है, जब वाटर एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ आयरन की नील कंबाइन होती है तो उसको हम कहते हैं कोरोजन। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, नीचे की तरफ वाटर होगा, ऊपर की तरफ ऑयल होगा, बिकॉज ऑयल जो है वो वाटर में फ्लोट करता है। इसकी वजह से जो आयरन की नील है सिर्फ वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगी, एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आने वाली। दैट मीन्स इसमें कोरोजन नहीं हो। थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर ना तो वाटर है ना तो एयर है, एनहाइड्रस सब्सटेंस है। एनहाइड्रस सब्सटेंस क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अंदर जितनी भी एयर है
वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। दैट मीन्स इसमें भी कोरोजन नहीं होगा। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट पूछा है एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड्स को हम कहते हैं, सॉरी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल कौन सा है, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड और कार्बन का ऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो मेटल के ऑक्साइड, यानी कि Na2O जो लिख सकते हो, MgO लिख सकते हो, ये दोनों के दोनों हमारे हो गए मेटल के ऑक्साइड यानी कि बेसिक ऑक्साइड। थर्ड होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जिसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी। फिर पूछा है रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथवे जहां पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, इंफॉर्मेशन यानी कि इंपल्स रिसेप्टर से ऑर्गन तक, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब रिफ्लेक्स आर्क के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसीवर। सेंसरी इंपल्सेस ट्रैवल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। वो जो इंफॉर्मेशन है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल होती है, मतलब कि स्टिम्युलस से रिसेप्टर तक जाएगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बाद में ट्रैवल करेगा ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड तक, बाद में वो ट्रैवल करेगा इफेक्टर ऑर्गन तक, और इफेक्टर ऑर्गन बाद में देगा रिस्पॉन्स। जैसे कि हम गलती से ऐसे कप में हाथ डाल दिया जिसके अंदर चाय गर्म थी, तो तुरंत ही हमारा हाथ पीछे की तरफ आता है। ये सब कुछ होता है रिफ्लेक्स आर्क के। फिर पूछा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे मैंने पॉइंट्स दिए क्योंकि ये 3 मार्क्स का है, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, यहाँ पे एक से ज्यादा। यहाँ पे कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज होंगे। यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस होता है, यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। ये 4 पॉइंट आप लोग याद रख लोगे तो सफिशिएंट है। फिर हमें पूछा है एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन, हमें यहाँ पे ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ए वाला जो ऑर्गन है वो है हमारा मेल जर्म सेल। इसका काम होता है पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना, जो बाद में फ्यूज होगा फीमेल गैमेट के साथ ओव्यूल के अंदर। जो बी वाला ऑर्गन है वो है हमारा ओवरी, जो रैपिडली कन्वर्ट होता है फ्रूट में। और लास्ट में है सी वाला ऑर्गन, इसको फीमेल जर्म सेल कहते हैं। इसका काम होता है मेल जर्म सेल के साथ फ्यूज होना, जाइगोट बनाना, जो बाद में कन्वर्ट होगा एक न्यू प्लांट में। अब एक न्यूमेरिकल हमें पूछा है, हमारे पास इन्वर्टेड मिरर है। इन्वर्टेड मिरर का मतलब पता चल जाना चाहिए कि कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जो 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज को बनाता है। मतलब कि मैग्निफिकेशन हमें 3 गिवन है, माइनस साइन क्यों लेंगे, बिकॉज यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। एट व्हाट डिस्टेंस विल बी द रिफ्लेक्शन फाउंड, मतलब कि इमेज कहाँ पे बनेगी। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। v को सब्जेक्ट बनाओगे तो माइनस m इंटू यू बनेगा। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर, मतलब कि इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट हमें पूछा है एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन about the size and type of an image from value and sign of the magnification। अच्छे से समझना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI अपॉन HO। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को लेंस के लिए, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है V अपॉन U। इफ M इज इक्वल टू 1
अगर m की वैल्यू 1 लेंगे तो HI इज इक्वल टू HO, मतलब कि यहाँ पे इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज कैसी रहेगी, सेम। अगर m ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि HI इज ग्रेटर देन HO, मतलब कि इमेज की जो साइज है वो क्या होगी, लार्ज देन दी ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो HI इज लेस देन HO, मतलब कि इमेज जो है उसकी साइज क्या रहेगी, स्मॉलर देन। ये बेसिक चीजें पता चल गई होगी। अब हमें साइन के साथ देख, अगर मैग्निफिकेशन की साइन नेगेटिव है तो उसको कहा जाता है कि यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज। अगर मैग्निफिकेशन की साइन पॉजिटिव है तो वहां पे कहा जाता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। यहां से आपको न्यूमेरिकल भी बहुत सारे इसके फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब हमें सीरीज कनेक्शन का डेरिवेशन करना है। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है कि रेजिस्टेंसेस जो है वो एंड टू एंड कनेक्टेड, जैसे यहाँ पे R1, R2 और R3 कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेम अमाउंट में करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है V1, V2 और V। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसके लिए हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, तो V1 इज इक्वल टू IR1 बनेगा, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR। जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका था, इसलिए हमने लिखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V। अब हमें ये तीनों के तीनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं। I को मैंने कॉमन निकाल दिया, ये I को मैं नीचे ले गया तो V अपॉन I क्या बन जाएगा, मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो फाइनल आंसर मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेक्शन सी फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन डी, जिसमें एनी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं आप लोगों को। 47 में पूछा है विच केमिकल डज योर मदर यूज इन द किचन टू मेक क्रिस्पी पकौड़ास। घर पे आपने देखा होगा कि पकौड़ास और केक बनाते हैं, उसके लिए कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है, उसका केमिकल नेम और उसका केमिकल कंपोजिशन, यानी कि वो कैसे पूरा वहां पे रिएक्शन होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। वो केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो बेकिंग सोडा, जिसको हम NaHCO3 से डिस्क्राइब करते हैं। जब भी हम यूज करते हैं तो वहां पे जब उसको हीट किया जाता है तो वहां पे Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 का फॉर्मेशन होता है। ये CO2 की वजह से ही क्रिस्पी पकोड़ास और केक जो है वो सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं। अब हमें कोई भी 4 नेचुरल एसिड्स के सोर्सेस और उनके नाम लिखने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी 4 मार्क्स में नहीं पूछे जाते, 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। जैसे कि विनेगर से हमें मिलता है एसिटिक एसिड, एप्पल से हमें मिलता है मैलिक एसिड, टैमरिंड से मिलता है टार्टेरिक एसिड, मिल्क से मिलता है लैक्टिक एसिड और लेमन से मिलता है साइट्रिक एसिड। ये कभी भी 4 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। होमोलोगस सीरीज का मतलब ऐसी सीरीज जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेम जनरल फॉर्मूला होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट मीन्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी बनेगी लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। यहाँ पे सेम जनरल फॉर्मूला होता है लेकिन सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ देयर केमिकल फॉर्मूला, और मास वाइज देखेंगे तो 14U का डिफरेंस होता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो कि सेम जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है, इन सब की प्रिपरेशन मेथड भी सेम होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब कुछ जो है वो चेंज होता रहता है मॉलिक्यूलर मास के साथ। फिर हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। आपको पता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो उसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है,
ये सारा का सारा हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ऐसा क्वेश्चन हमें गाला पेपर में भी मिला था। फूड जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू, माउथ, स्टमक, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में रेक्टम और एनस, इन सब के थ्रू ट्रैवल करता है। फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी मिलती है। साथ साथ में ये डायग्राम भी आप लोगों को याद रखना। फिर पूछा है न्यूट्रिशन क्या होता है और हमें अमीबा के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है उसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। तो न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि जब फूड कन्वर्ट होता है एनर्जी में और हमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है। वो स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज आता है इंजेशन, मतलब कि फूड को एब्जॉर्ब करना। डाइजेशन मतलब कि फूड डाइजेस्ट होगा और ट्रैवल करेगा बॉडी में। एब्जॉर्प्शन यानी कि उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे। एसिमिलेशन मतलब कि बाद में फूड में से एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। और ईजेशन मतलब कि फूड जो है वो बाद में एक्सक्रीट हो जाएगा। ये डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है, ये आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। फिर हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने का डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। हाइपरमेट्रोपिया में आपको पता ही है किसी भी इंसान को नजदीक का नहीं दिखाई देता। उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जिससे बाद में रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। अब इसके रिगार्डिंग हमें न्यूमेरिकल पूछा है कि नियर पॉइंट जो है वो हाइपरमेट्रोपिक आई का 1 मीटर है। इसको कहा जाता है V की वैल्यू, यानी कि इमेज डिस्टेंस जो नेगेटिव है, -100 सेंटीमीटर। हमें पावर निकालना है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि नियर पॉइंट यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। आपको यहाँ पे पावर मिल जाएगा। पावर कैसे मिलेगा? 1/f से। पहले हम f निकाल देंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें पावर लास्ट में मिल जाएगा 3 डायोप्टर। नेक्स्ट 53 में पूछा है अ कंपास इज प्लेस्ड नियर अ लाइव वायर। एक लाइव वायर है, मतलब कि करंट कैरिंग वायर है इस तरीके से। उसके पास हमने एक मैग्नेटिक कंपास को रखा है, मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहां पे नीडल। हमें यहाँ पे डिफरेंट केसेस के लिए आंसर करना है। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर इज रिवर्स्ड। आप लोगों को याद हो तो सेम क्वेश्चन गाला पेपर में भी, अगर हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। फिर पूछा है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन जो मैग्नेटिक नीडल में होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हमने करंट को भी इंक्रीज किया है। फिर पूछा है कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम स्ट्रेट वायर। अगर कंपास को दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों डिफ्लेक्शन नहीं होगा? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कंपास में से पास नहीं होगी। और लास्ट में पूछा कि कौन सा रूल का यूज करके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो उसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमने अभी 2 मार्क्स में भी आज देखा था। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है? हमें पता ही है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, मतलब कि प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी। साथ साथ में एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो वहां पे 10% लॉ लगता है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी। आई होप आप लोगों को परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मार्वल का पेपर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। अंटिल देन गुड बाय एंड हैव फन। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। इससे बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।